नाइन्थ क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 में अभी तक आपने देखा था कि किस तरह से किंग्स रूल से परेशान थे लोग और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो भी सिस्टम नहीं चला, तो क्या आगे रहा? नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब मोनार्की भी ख़त्म कर दी और किस तरह से फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद आगे आने वाले टाइम पर फ्रांस की जो कंडीशन थी उसमें टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली गई। ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तो साइन कर दिया लुइस 16 ने, लेकिन ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया। लेकिन एक्चुअली वो पूरी तरह से अपनी पावर देने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सीक्रेटली जो प्रूशिया के राजा थे उनसे बातचीत करने में लगा हुआ था। उसके अलावा रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। जिस तरह के डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहे थे उसकी वजह से आसपास के देशों के राजा भी काफ़ी चिंतित थे एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और जो भी 1789 समर के बाद जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे इसके लिए ये बाकी राजा भी प्लान कर रहे थे कि अपनी आर्मी को भेजें और इवेंट्स को कोलैप्स कर दिया जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, अब ऐसा कुछ होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। 1792 में जो नेशनल असेंबली थी इसने वोटिंग करी और वोटिंग के ज़रिए इसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। Thousands of volunteers thrown from the province to join the army। बहुत सारे अलग अलग प्रोविंसेस से काफ़ी सारे लोग अपनी मर्जी से इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग, क्योंकि इनकी नज़र में ये युद्ध राजा के खिलाफ उसकी एरिस्टोक्रेसीज जो पूरे यूरोप में चल रही है उनके खिलाफ था। यानी जो मनमानी उनकी चल रही थी, एक छत्र जो रूल चल रहा था उसके खिलाफ था। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे सैंग, और इस टाइम पर जो पेट्रियाटिक सॉन्ग इन लोगों ने गाया वो था मार्सिलेज, जो कि रॉबर्ट डी एल ईजल के द्वारा लिखा गया था। और ये फर्स्ट टाइम वॉल्टियर्स के द्वारा गाया गया था जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, एंड सो गॉट इट्स नेम। और मार्सिलेज वहीं से इसको नाम दिया गया, उसके बाद ये फ्रांस का नेशनल एंथम बना। तो आपको ये 1 मार्क के लिए याद रखना है। द रेवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। जो भी क्रांति आई उसकी वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए। वाइल द मैन वर अवे फाइट एट द फ्रंट, अब आदमी तो फ्रंट पे लड़ने के लिए है, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो औरतों को पीछे अपनी लिविंग चलानी है, अर्निंग करनी है, अपनी फैमिलीज का देखभाल करनी है। लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। और काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से फ्री ना हो जाएं। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि जो संविधान बना था 1791 में, इसमें पॉलिटिकल राइट्स यानी राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड सिर्फ रिचर सेक्शन को दिया गया था। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट, और फिर इसलिए पॉलिटिकल क्लब बनाए जहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स को डिस्कशन किया जाता था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में और आगे आने वाले प्लान्स के बारे में डिस्कस करते थे। और इसी में सबसे सक्सेसफुल जो था वो था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम जो है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब के नाम से पड़ा था, पेरिस का था ये। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, अब वो औरतें जो कि इस पीरियड में इस टाइम पर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए और अपनी एक्टिविटीज़ अपने डिमांड्स आगे रखी उन्होंने। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के ज़्यादातर लोग जो थे वो लेस प्रॉस्परस यानी थोड़े गरीब दर्जे के लोग थे। इसके अंदर स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स थे, डेली वेज वर्कर्स भी थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, अब इनको लीड करने वाला जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो थे जैकोबिन क्लब के, उन्होंने स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया। साइड में आपको पिक्चर देखा लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स का, वो पहनना शुरू कर दिया। सिमिलर टू दोज वॉन बाय डॉक वर्कर्स, जो कि शिप्स के लिए काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं डॉक वर्कर्स, उनके द्वारा पहने जाते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये इसलिए क्या, ताकि अपने आप को वो फैशनेबल जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उससे अलग दिखा सके, नोबल्स से अलग दिखा सके, जो कि ज़्यादातर नी ब्रिजेस पहनते थे, जो घुटनों के यहाँ से थोड़ी सी बल्जी होती थी। नी ब्रिजेस जिसको हम ब्रिजेस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, यहाँ पे सल होते हैं और यहाँ से एक बलून जैसा होता है।
इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वीवर्स ऑफ नी ब्रिजेस। ये एक तरीका था नी ब्रिजेस की पावर का डिक्लाइन दिखाने का। दीज जेकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंट क्लॉड्स, और ये जो जेकोबिन्स थे इनको नाम दिया गया सेंट क्लॉड्स, यानी इसका मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रिजेस। सेंट क्लॉड्स मैन वोर इन एडिशन, अब इनके जो आदमी थे वो एडिशनल रेड कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। विमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, हालांकि विमेन को ये अधिकार नहीं मिला था। फिर समर 1792 में हम देखते हैं द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्क्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। तो यहाँ पे 1792 में फिर जो विद्रोह हुआ जैकोबिन्स ने प्लान किया था वो बेसिकली पेरिस के रहने वाले लोगों के बीच में प्लान हुआ था। क्यों परेशान थे? बढ़ते हुए फूड के दामों से और जो शॉर्टेज थी उसके परेशान थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलेरिस, और उसके बाद 10 अगस्त सुबह के टाइम पर उन्होंने टुलेरिस के पैलेस पे अटैक करा, उसको बॉम्ब से उड़ा दिया। मसेकर द किंग्स गार्ड, जो राजा के गार्ड थे उनके साथ खून खराबा हुआ और किंग को अपने ही महल में काफ़ी घंटों के लिए बंदी बना दिया, हॉस्टेज। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, फिर बाद में इस असेंबली ने वोटिंग करके रॉयल फैमिली को फ्री कर दिया। इलेक्शंस हुए फ्रॉम नाउ, अब इसके बाद जितने भी मैन थे 21 ईयर्स एंड अबव वाले, चाहे वेल्दी हों चाहे ना हो, उनको राइट टू वोट दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड, अब ये जो नई असेंबली बनी इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक क्या होता है? इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। तो इस रिपब्लिक के ज़रिए अब सरकार का जो हेड है वो भी ये खुद चूज़ करेंगे। अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं रहेगी। यू कैन ट्राई आउट एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स। फिर उसके बाद लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। लुइस 16 पे केस चलाया गया क्योंकि उसने ट्रेजन, उसने धोखाधड़ी करी थी अपने लोगों के साथ में, इसलिए उसको डेथ की सज़ा दी गई। उसके बाद 21 जनवरी 1793 उसको पब्लिकली प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में फांसी दे दी, और इसकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनिटी, उसके साथ भी सेम यही ट्रीटमेंट कुछ टाइम बाद किया गया। अब लुइस 16 की डेथ के बाद अब आगे क्या हुआ देखते हैं। रीजन ऑफ टेरर, वो टाइम जब पूरा जो फ्रांस था वो टेरराइज हो चुका था। क्या टाइम था ये? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। ये जो एक साल का टाइम था ये रीजन ऑफ टेरर था। क्यों था? रॉबस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, क्योंकि अब जो अगला लीडर बना फ्रांस का, पूरे फ्रांस को गवर्न करने के लिए, वो था जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, वो। और इसने जो तरीके अपनाए थे सबको कंट्रोल में करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट वाले थे। इसकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। ऑल दोज whom he saw एज एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, जो भी इसको रिपब्लिक के एनिमी नज़र आते थे, चाहे एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे, या खुद इसकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो इसके मेथड से एग्री नहीं थे, उनको अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाला जाता था, और उसके बाद एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके बाद उनके ऊपर केस वगैरह लगाए जाते थे कि ये क्रांति के विरोधी हैं या जो भी रूलिंग सिस्टम चल रहा है उसके विरोध में हैं, मीन्स दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री। द गिलोटिन इज अ डिवाइस, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट की तरफ से ये गिल्टी फाउंड होते थे तो इनको गिलोटिन किया जाता था। अब गिलोटिन क्या है? द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। गिलोटिन एक डिवाइस था जिसके अंदर 2 पोल्स थे एंड अ ब्लेड। ये लकड़ी का एक पोल है इस तरह से, एक पोल लकड़ी का इस तरह से होता था, तो यहाँ पर आपकी गर्दन फंसा दी जाती थी। मतलब पहले आप गर्दन रखोगे, फिर इस पोल को इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, और उसके बाद ऊपर से एक ब्लेड आएगी जो आपके सर को अलग कर देगी। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। तो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये पनिशमेंट को दी जाती थी। रॉबस्पायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस। उसके बाद इसकी सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा पैसा जो था वो टैक्स वगैरह में या जो भी चीज़ें थी उसमें चला जाता था। प्राइजेस काफ़ी बढ़ रहे थे। सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मैक्सिमम सीलिंग, तो आपका काफ़ी सारा पैसा तो सरकार की देख रेख में चला जाता था। मीट एंड ब्रेड वर राशन, अब मीट और ब्रेड हर चीज़ की राशनिंग होगी, यानी चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, कितना भी रसूख वाला हो, सबको राशन के ज़रिए ही चीज़ें दी जाएगी।
Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. अब जितने भी किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपना अनाज जो है वो शहरों में ट्रांसफ़र करोगे और सरकार के द्वारा किए गए जो फिक्स प्राइसेस हैं उसी में आप उसको बेचोगे, यानी कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। कितना भी अच्छी क्वालिटी का है, कितना भी लो क्वालिटी का है, सबका प्राइस सेम ही रहेगा। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला सफ़ेद आटा था अब उसका यूज़ बंद कर दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी इज अ लाइट इक्वालिटी ब्रेड। अब सभी के लिए यह मजबूरी थी कि आपको इक्वालिटी ब्रेड, एक जैसी ब्रेड जो है उसको कंज्यूम करना है। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि पूरे गेहूं से बनता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस। हालांकि ये चीज़ अगर कुछ हद तक देखें तो इक्वालिटी के लिए सही थी, लेकिन आप किसी को प्रेशराइज करो ये सही नहीं है। उसके अलावा इक्वालिटी जो है वो फॉर्म्स ऑफ स्पीच के अंदर, एड्रेसिंग के अंदर, उसमें भी प्रैक्टिस की जाती थी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, जो पहले ज़माने में सर मदाम करके किसी को एड्रेस करते थे, वो ख़त्म हो गई। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंस फोर्थ सिटोयन एंड सिटोयन। अब सभी फ्रांस के नागरिक सिटोयन एंड सिटोयन ही यानी फ्रेंच सिटीजन्स हैं। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जितने भी चर्च थे उनको भी बंद कर दिया और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको ऑफिसेस वगैरह में कन्वर्ट कर दिया या मिलिट्री वगैरह के लिए पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया। रॉबस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली। रॉबस्पायर ने अपनी पॉलिसीज़ को इतना बिंदास, इतना बेबाक होके लगाया कि उसके खुद के सपोर्टर्स जो थे वो अब उससे मुक्ति चाहते थे, डिमांड मॉडरेशन। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 और अल्टीमेटली लोगों ने इसको भी कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। जुलाई 1794 अरेस्ट किया गया और अगले दिन इसको वही पनिशमेंट मिले गिलोटिन की जो ये दूसरों को दिया करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म। उसके बाद रीजन ऑफ टेरर जो रिपब्लिक, उसको भी देख लिया, रीजन ऑफ टेरर उसको भी फेस कर लिया। अब आगे क्या हुआ? आगे था डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद, उसके गिरने के बाद में जो अमीर घर के जो मिडिल क्लास के लोग थे इनको मौका मिला पावर अपने हाथ में लेने का। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस और उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर विच डिनाइड द राइट टू वोट द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वापस से जो राइट टू वोट था वो नॉन प्रॉपर्टी वाले से ले लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी। उसके बाद ये जो काउंसिल्स हैं दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। फिर उसके बाद एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगे ये लोग जो कि एक एग्जीक्यूटिव है जिसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव। ये इसलिए किया गया ताकि किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर ना चली जाए जैसे जैकोबिन के टाइम पर गई थी। हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन ये जो डायरेक्टर्स थे आपस में इनके झगड़े लेजिस्लेटिव काउंसिल से अक्सर होते रहते थे क्योंकि वो उनको डिसमिस करना चाहते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टरी की हमेशा देखने को मिली और यही मौका मिला मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को राइज अप होने का। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इतने सारे बदलाव जो गवर्नमेंट में अभी तक चले, यहाँ तक पहुँचे, उसमें भी जो आइडियल्स थे फ्रीडम के, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी, ये सब अभी भी इंस्पायरिंग आइडियल्स थे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप, और पूरे यूरोप को भी आगे आने वाली सेंचुरीज में इंस्पायर करते रहे।